या अंतर्जनित बल, आंतरिक बल इसे क्या दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बाह्य जनित बल, ठीक है। देखो आंतरिक बल जो है दोस्तों वो क्या करता है और बाह्य जनित बल क्या करता है। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आंतरिक बल है यह धरातल पर संरचनाओं का निर्माण करता है, यानी कि जो हमारे धरातल पर आप संरचनाएं देखते हैं तो आपने पढ़ा है महाद्वीपों में पर्वत, पठार, मैदान। तो इंडोजेनिक फोर्स है जिसे आंतरिक बल कहते हैं या अंतर्जात बल कहते हैं, यह समतल को असमतलीकरण करने का कार्य करता है, या जो एक तरह से कहिए कि जो हमारे महाद्वीप हैं, महाद्वीपों पर जो उच्चापच बनते हैं इन्हीं कारणों से, कोई संरचना ऊंची कोई संरचना नीची, या कहिए वलित फोल्डेबल माउंटेन्स जो बनते हैं वो, पठार जो बनते हैं वो सब क्या आंतरिक बलों के कारण से बनते हैं। आंतरिक बल जैसे आप देखते हैं भूकंप का आना, ज्वालामुखी का उद्गार, ये सब क्या होता है, ये इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण से होते हैं, जिससे आंतरिक बल से क्या हो जाता है, ज्वालामुखी में उसमें विस्फोट होता है, मैग्मा ऊपर आता है, लेयर बनाता है, एक नई संरचना का निर्माण कर देता है, भ्रंशन हो जाता है। भूकंप जब आएगा तो कुछ चीज़ें दब जाती हैं, कुछ उठ जाती हैं, ये सब क्रियाएँ होती हैं ना, ये आंतरिक बल है। और बाह्य बल जो होते हैं इन्हीं आंतरिक बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को पुनः उनके मूल रूप में लाना ही बाह्य बलों का कारण। बाह्य बल क्या करते हैं, अपक्षय अपरदन की क्रिया के द्वारा समतलीकरण, जैसे कोई चट्टान बन गई तो उसको अपक्षय अपरदन के द्वारा उन चट्टानों को फिर से समतलीकरण करने का प्रयास करता है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आंतरिक बल जो है संरचनाओं का निर्माण करता है और बाह्य बल जो है उन्हें पुनः समतलीकरण करने का कार्य करता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए अंतर्जात बल जो है यह दो तरह का होता है। यह एक होता है आकस्मिक बल, दूसरा पटल विरूपणी बल। एक होता है आकस्मिक बल और देख लीजिए आकस्मिक बल, दूसरा होता है पटल विरूपणी। बल ये दो तरह के अंदर देखेंगे आप होगा। आंतरिक बल जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा मैंने बताया ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, ये मूल है। दंसन वगैरह इसमें ले सकते हैं आप, तो ये आपका मूल हो जाएगा। ज्वालामुखी, भूकंप होगा, भूस्खलन है, सुनामी है, भूस्खलन है, सुनामी है, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ये आकस्मिक होती हैं। ठीक है, ये आकस्मिक होती हैं। अंतर्जात बलों में अगर देखेंगे तो दो तरह के आंतरिक बल में देखेंगे तो एक आकस्मिक बल होता है जो आकस्मिक क्रियाएं कर देता है, और दूसरा है पटल विरूपणी बल, यानी कि पटल पर कुछ संरचनाओं का निर्माण कर देगा। तो पहला होगा महाद्वीप जनक होगा इसमें, और दूसरा होगा पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें होगा पर्वत निर्माणकारी बल, ये हो जाएगा महाद्वीपीय जनक बल, महाद्वीपीय जनक बल। ठीक है, और महाद्वीपीय जनक जो है ऊपरी मुखी होगा, अधोमुखी हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है पर्वत निर्माण करेंगे, तनाव है, संपीड़न है, इसे कर दीजिए, चलिए बना लीजिए। तनाव जनित और संपीड़न हो जाएगा। तनाव में आपका भ्रंशन है, चटकन है, दरार है।
जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा वलन, आ जाएंगे कंफ्यूजन के अंतर्गत। बल लगा लीजिए, छागल में एक शुरू कर देंगे, छागल अच्छे अपर मैं समझा दूँ, फिर इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट अभी करेंगे, उसको मैं इरेज नहीं करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान देते हैं यहाँ पे बेटा, दो तरह के बल होते हैं। मैंने कहा एक आंतरिक बल जो पटल पर एक ऐसी संरचनाओं का निर्माण कर देता है, ठीक है, उबड़ खाबड़ संरचनाएं, मतलब उबड़ खाबड़ कहिए या कहिए उसको, जो आपके पर्वत पठार या मैदान की जो संरचना बनती है आंतरिक बल के कारण से होती है, ठीक है। वह बल उसको समतल करने का कार्य करता है। जैसे बहिर्जात बल को देख लीजिए, वह वायुजनित बल या बहिर्जात बल, ठीक है, ये क्या करता है, अनाच्छादन की क्रिया है। पहले क्षरण करेगा, किसी चीज का क्या क्षरण, अनाच्छादन मतलब क्षरण करना। पहले जब क्रैक आएगा तभी तो अक्षय होगा, अपरदन होगा। जैसे क्रैक बनेगा तभी तो उसमें से अपरदन होगा, कि बिना क्रैक बने कोई चीज अपरदन होगी। पहले उसमें क्षरण की क्रिया होगी। आयरन में पहले जंग लगता है ना, पहले जंग लगेगा तभी तो उसका अक्षय होगा, क्षरण हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो मलबा गिरेगा वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या गुरुत्व के द्वारा जहाँ भी रहेगा वो नीचे सरक जाएगा या आगे बढ़ के जाएगा। तो ये जो कार्य करता है छाया, यानी कि अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया इसके द्वारा होती है। अब कौन सी क्रियाएं करेंगे आगे देखेंगे। जैसे हवा है, किसी से रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखेंगे तो क्या करता है, हवाएं बहुत बड़े बालू के ढेरों को ले जा करके एक अलग अलग संरचनाएं निर्माण कर देता है। मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो क्या करता है, नदी मिट्टी की कटान को करती है और निचले वाले हिस्से में मिट्टी को ले जाकर डिपॉजिट कर देती है ना, जिससे आप लोग जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। वो भी क्या होता है, अपरदन होता है। मृदा का अपरदन हो जाता है। डेल्टा का निर्माण होता है, क्या है, अपरदन के द्वारा ही होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो गिरिपद क्षेत्रों में क्या होता है, क्षरण होने के कारण से मृदा का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे आपने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर की घाटी में कौन सी कृषि की जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है वहाँ पे, करेवा मृदा। करेवा मृदा किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए है। वो मृदा कैसे बनी हुई है, वो चट्टानों के अक्षय वर्धन के द्वार से वो मिट्टी नीचे जो डिपॉजिट हुई वो मिट्टी इस रूप में है, इस लायक है या इतनी अच्छी है कि उससे क्या होता है, केसर की खेती उसमें बड़े पैमाने पर हो जाती है। तो हर चीज़ का आप समझ गए होंगे। तो ये वाला बल इसमें कार्य करता है। बाकी जब बात देखेंगे आंतरिक बल जो होता है तो दो होता है। एक तो एकाएक, जैसे अभी आंतरिक बल है, एकाएक यहाँ सुनामी आ जाए, एकाएक यहाँ पर क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, एकाएक यहाँ पर क्या हो जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, तो ये क्या होगा, आकस्मिक होगा, सडनली होगा, है ना। तो जब सडनली कोई चीज होगा तो उसी नाते उसको आकस्मिक बल कहते हैं। ठीक है, तत्काल जो हो जाएगा, तो ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आएगा, कंपन आ जाए, भूस्खलन हो जाए। हालांकि भूस्खलन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, तो स्खलन उन्हीं क्षेत्रों में होगा। लेकिन ये भी तो चीज़ है ना, आकस्मिक ही है। अक्सर देखते हैं कि आप जो गए कहीं पे या आपने टीवी में
देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में सब नॉर्मल चल रहा था, एक का एक क्या होगा, लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया। तो लैंडस्लाइड क्या हो गई, यानी जमीन का वो अस्खलन हो गया, वो रास्ते टूट जाते हैं या रास्ते पे मलबा के गिर जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं सुनी होंगी आप लोग टीवी में, तो वो सब भूस्खलन कितना हो गई। सुनामी आ जाए तो भी वही चीज़ आकस्मिक है, कुछ बता के तो आता नहीं है, सडनली आ गया तो ये सब क्या हो जाएंगे, आकस्मिक बल होंगे। और दूसरे ऐसे बल हैं जो पटल विरूपणी बल होते हैं, जो कि आपके स्थल पर दिखाई देते हैं, बड़े पैमाने पर परिवर्तन करते हैं। या तो चीज़ों को उठा देंगे, मतलब उठा देंगे का मतलब आपने देखा होगा कहीं की तो ज़मीनें काफ़ी दूर तक ऊँची हैं और कहीं कहीं बहुत नीचे जानी पड़ती है, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं मोड़ आ जाता है थोड़ी जमीनों में। तो वही महाद्वीपीय जनक बल उनमें उनको जैसे पटल विरूपणी बल को 2 वर्गों में रखा गया है। एक तो महाद्वीपीय जनक होते हैं, यानी महाद्वीप का जो निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक अधोमुखी एक ऊपरी मुखी, यानी कि एक दबा हुआ हिस्सा या तो निर्माण करेंगे बहुत दूर तक, या तो उठे हुए हिस्से का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी घटनाएं 2 तरह की होती है, एक तो तनाव के द्वारा जिसे टेंशन कहा जाता है, एक दूसरा संपीड़न होता है, ठीक है। तो टेंशन के कारण से घर्षण, चटकन और दरार बनती है, जिससे क्या होगा, उस तरह के पहाड़ों का निर्माण हो जाएगा, या दबी हुई भूमि या उतरी हुई भूमि का। इसके अलावा संपीड़न यानी बल, जिसे फोल्डेबल माउंटेन कहते हैं आप लोग ना, यानी फोल्ड, तो एक तो घटना हो जाती है किसी चीज़ का नीचे साइड की जगह अगर मान लो ये हिस्सा साइड का धंस गया, ये बीच का हिस्सा धंस गया, दोनों हिस्से साइड खड़े रह गए, ऐसा कभी कभी होता है, तो क्या हो जाएगा, मूल भूमि से क्या वो ऊंचे हिस्से दिखेंगे, पर्वत हो जाएगा। तो अभी हाज पर्वत के बारे में देखेंगे हम लोग, और इसके बाद में और भी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे कि कौन से पर्वत कैसे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पर्वत इसी तरह का बना हुआ है, भ्रंशन के कारण से। भाई पास की ज़मीनें अगर धंस जाए कुछ हिस्से की, जैसे मान लो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, समझो ये हिस्सा है, अब ये हिस्सा क्या हो जाएगी, ये धंस जाए, तो ये अपने आप ऊँचे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक संरचना ये बनेगी, दूसरी संरचना ये ऊँचा रहे, और साइड की जगह ये धंस जाए, तब ये पर्वत ऐसे, हालांकि उठा नहीं है, ये तो अपने मूल पे ही है। जैसे मैं जहाँ पे हूँ ये अपने मूल पे है, ये इसे दब गए, तब भी एक पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। और दूसरा एक पर्वत का निर्माण क्या हुआ कि यह हिस्सा दब गया जहाँ मैं हूँ, और ये वहीं पे रह गए, तब भी एक पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। तो एक ब्लॉक पर्वत होगा, एक हास पर्वत होगा, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये इसके कारण से बनेंगे तनाव से, और ये क्या होगा, वलन, संपीड़न, समवलन, यानी मोड़, एक मोड़ ऐसे आएगा, चीज़ दब जाएंगे, उठ जाएगा, कोई हिस्सा उठ गया या दब गया, इस तरह का जो आपने देखा हिमालय वगैरह जितने वलित पर्वत हैं इसी के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को डिटेल करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं फिर बात करते हैं। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूपटल भी इस नियम का अपवाद नहीं है, भूपटल भी इस नियम का अपवाद नहीं है। भूपटल पर परिवर्तन 2 बलों के कारण होता है। जैसे नंबर 1 अंतर्जात बल, नंबर 2 बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यांत्रिक बल से कहते हैं, अंतर्जात बल। दूसरा है बहिर्जात बल, वायु बल को ही बहिर्जात बल कहते हैं, बताया था आपको। देखिए कि डिटेल कर लीजिए। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न, इसके अंतर्गत लिखें, अंतर्जात बल के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं।
यह बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है। यह बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है। अंतर्जाल बल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आकस्मिक बल, दूसरा है पटल विरूपणी बल। नंबर 1 है आकस्मिक बल, दूसरा पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल में लिखिए, आकस्मिक बल से भूपटल पर, यहाँ पर जो लिखे हो बच्चों वही सब सारी चीजें लोग देख रहे हैं। आकस्मिक बल से भूपटल पर ऐसी आकस्मिक घटनाओं का आगमन होता है जो विनाशकारी परिणाम की होती हैं या विनाशकारी परिणाम वाली होती हैं, ऐसे लिखिए, विनाशकारी परिणाम वाली होती हैं। इनके प्रमुख उदाहरण भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी तथा सुनामी है। नेक्स्ट लिखिए बेटा इसका पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पटल विरूपणी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यंत धीमी गति से क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में क्रियाशील होते हैं। क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में क्रियाशील होते हैं। जिससे धरातल पर हजारों वर्षों बाद किसी बड़े स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। किसी बड़े स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 महाद्वीपीय जनक बल या महादेशीय भी से कहते हैं महाद्वीपीय या महादेशीय जनक बल। बात एक ही है, चाहे महाद्वीप कहिए चाहे महादेशीय, ठीक है। महाद्वीपीय या महादेशीय जनक बल बात एक ही है, दोनों का नाम वही है, महादेशीय या महाद्वीपीय जनक बल। या इसी को ही आप कह सकते हैं
संचलन, महादेशीय संचलन भी कह सकते हैं इसको। बल की जगह पर आप संचलन भी अगर लिखिएगा एग्जाम में, संचलन, तो बात आप समझ जाएंगे दोस्तों, चाहे बल कहे चाहे संचलन कहे, है ना। तो कह देगा महाद्वीपीय जनक संचलन या महादेशीय जनक बल या महादेशीय जनक संचलन। बात देखिए, संचलन मतलब मूवमेंट, है ना। अब इसमें दो तरह के होंगे, नंबर 1 महादेशीय संचलन, नंबर 2 पर्वत निर्माण कार्य बल, लिख लीजिए। दूसरा पर्वत निर्माण कार्य बल या पर्वतीय संचलन, उसको शब्द लिखिए, अच्छा शब्द है पर्वतीय संचलन, बल ऑब्लिक पर्वतीय संचलन। पर्वतीय संचलन, ठीक है। अब इसकी डिटेल कर लीजिए एक ही। चलिए देखिए, महादेशीय जनक बल के बारे में हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चों, देखो अभी हम लोगों का आंतरिक बल के बारे में, अंतर्जात बलों के बारे में, ये दो तरह का आकस्मिक पटल ध्रुपड़ी। आकस्मिक में हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना, पटल ध्रुपड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं महादेशीय जनक और पर्वत निर्माणकारी या पर्वतीय संचलन देख रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं महादेशीय जनक बल के बारे में, फिर इसके बाद में पर्वत निर्माणकारी बल या पर्वतीय संचलन बल के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, महादेशीय संचलन या महाद्वीपीय जनक बल में लिखिए, इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण, इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उसमें उद्गार संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उसमें उत्थान, रिपीट कर रहा हूं मैं, इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उसमें उत्थान, निर्गमन तथा निमज्जन, उत्थान, निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं घटित होती हैं जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई क्षेत्र, जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है, अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है, तब उस पर लगने वाले बल को, ऊपरीमुखी इसे इंग्लिश में अपवर्ड फोर्स कहते हैं बच्चों, अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स, ऊपरीमुखी यानी कि अपवर्ड फोर्स कहते हैं, तथा ऊपर उठने की क्रिया, उसी में आगे फोर्स कहते हैं, अपवर्ड फोर्स कहते हैं, तथा ऊपर उठने की क्रिया उभार, ऊपर उठने की क्रिया उभार के नाम से जानी जाती है। उभार के नाम से जानी जाती है। इसके विपरीत जब महाद्वीपीय भागों में धसाव हो जाता है, इसके विपरीत जब महाद्वीपीय भागों में धसाव हो जाता है तो उस पर क्रियाशील बल को
क्रियाशील बल को अधोमुखी बल, क्रियाशील बल को अधोमुखी बल तथा धसाव की क्रिया को अवकलन कहा जाता है। धसाव के दूसरे रूप में स्थल खंडों का सागरीय जल, स्थलखंडों का सागरीय जल के नीचे, स्थलखंडों का सागरीय जल के नीचे निमज्जन हो जाता है। निमज्जन हो जाता है। यह क्रिया तटीय या सागरीय भागों में घटित होती है। तटीय भागों में जब कोई हिस्सा जो मूल भूमि से नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समुद्र में निमज्जित हो जाएगा। जैसे चिल्का झील का नाम आपने सुना होगा। ये क्या होगा, निम्न भूमि के क्षेत्र है। जितने भी आपको लैगून मिलेंगे समुद्र तटीय क्षेत्र में, उनका क्या निमज्जन हो गया, यानी वो निम्न हो गए हैं। और कभी सुनामी वगैरह जब आई तो पानी तटों से आ गया उस हिस्से में और वो पानी भर गया वहाँ पर, इस नाते वो खारे पानी की झीलें बन गई। ठीक है, जैसा कि कयाल कहा जाता है खारे पानी की झीलों को। बाकी झीलों को अनूप झीलों के नाम से जाना जाता है ना। अनूप झीलें होती हैं क्या, खारे पानी से निर्मित झीलें। और खारे पानी की झीलें कब बन पाएंगी, जब कोई हिस्सा समुद्र के जैसा गहरा हो जाए बट स्थल पे हो और वो तटीय क्षेत्र में हो, जिससे कि लहरें जब आवे पानी वहीं पर स्टोर हो जाए, फिर पुनः लौट ना पाए। भाई नीचे रहेगा तभी तो, अन्यथा मानो सुनामी आ भी गया तो ऊपर तक जाएगा पानी, फिर पानी पुनः चला आएगा रिटर्न, क्योंकि समुद्र नीचा होता है। और वो कोई हिस्सा उसी के इक्विवेलेंट यानी मूल भूमि से नीचा होगा तो पानी वहाँ स्टोर हो जाएगा और वहाँ पर फिर झीलों का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि हमेशा तटीय क्षेत्रों में देखेंगे आप, वहाँ पश्चिम बंगाल से शुरू करेंगे और फिर आप उड़ीसा, आंध्रा होते हुए तमिलनाडु और फिर इधर केरल के तटों तक जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारे झीलों का निर्माण दिखेगा, जो जमीनें दबी हुई हैं, निमज्जित हो गई हैं और उसमें जल का पानी, समुद्री पानी आकर के स्टोर होकर के झीलों का निर्माण कर दे रहा है। ठीक है, दूसरा है बेटा पर्वतीय संचलन, सागरीय भागों में घटित होती हैं। दूसरा है बेटा पर्वतीय संचलन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल प्रायः दो रूपों में क्रियाशील होते हैं। यह बल प्रायः दो रूपों में क्रियाशील होते हैं। डैश नंबर 1 है, जब यह बल दो विपरीत दिशाओं में, नंबर 1 है, जब यह बल दो विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है। जब यह बल दो विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है
तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसे तनाव मूलक बल कहा जाता है, जिसे तनाव मूलक बल कहा जाता है। इस बल के परिणाम स्वरूप धरातल में भ्रंश, इस बल के परिणाम स्वरूप धरातल में भ्रंश, दरार, चटकने, भ्रंश, दरार, चटकने आदि का निर्माण होता है। दूसरा है बेटा, दूसरा इसमें लिखिए कौन सा दूसरा क्रियाशील होता है बल। दूसरा है जब पर्वतीय संचलन बल, जब पर्वतीय संचलन बल आमने सामने क्रियाशील होता है, तो पर्वतीय संचलन बल आमने सामने क्रियाशील होता है, जिससे चट्टानें संपीड़ित हो जाती हैं, जिससे चट्टानें संपीड़ित हो जाती हैं। इस बल को संपीडनात्मक बल कहा जाता है। इसके कारण धरातल में संवलन होगा। धरातल में समवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गई बात इसमें। अब ये वलन और समवलन से लेकर रिलेटेड जो आपका है, इसमें फोल्डिंग के बारे में देखा, कई सारे मोड़ आते हैं। मोड़ के बारे में जानते हो ना, मोड़ जानते हैं आप लोग? तो भाई मोड़ देखते सालों के मोड़ आएगा। मोड़ मतलब मोड़ है ना, मुड़ जाना चाहिए होगा। जैसे अभी आए सरिया है, उसको टर्न कर दो तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टर्न हो गया। स्थलीय हिस्सों का क्या हो जाएगा, दबाव कोई चीज़ का ज़्यादा पड़ा। जैसे क्या हो गया, हिमालय जब गया, आपने देखा कि प्लेट जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो हिमालय जब गया तो जब इंडियन प्लेट जो है जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो क्या हुआ, ठोकर लगा। ठोकर लगने से क्या हुआ, वलन हो गया। क्षैतिज भूसंनति का जो मलबा वाला हिस्सा था वो नरम मिट्टी का बना था, वो फोल्ड होता चला गया, उठता चला गया, उठता चला गया। कई सारे फोल्ड आए और ये झटके कई स्टेप में लगे। इस नाते कई श्रेणियों का, पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। पहले क्या, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये मोल्ड ही तो है, ये वलन ही तो है पर्वतों का। और ये अलग अलग टाइम अंतराल पर हुए, एक ही बार में नहीं हुए। एक तो हिमालय देखेंगे तो उसमें भी आपको कई फोल्ड दिखेगा, है ना, मतलब बृहद हिमालय, उसमें भी फोल्ड दिखेगा। फिर इसके बाद में आप लघु में आएंगे तो उसमें भी फोल्ड दिखेगा। फिर आप शिवालिक में आएंगे तो उसमें भी फोल्ड दिखेगा। कि बस ऐसे उठ जाता है, ऐसे उठ जाता है नहीं, वलन होगा ना, दबाव पड़ेगा तो फिर वो कहीं कोई ज़्यादा ऊंचा उठेगा, कोई कम ऊंचा उठेगा। क्योंकि कई किलोमीटर के हिस्से में वलन होता है ना, तो वो इस तरह से समझना पड़ेगा। तो
तो अब हम लोगों को देखना है वलन, फिर इसके बाद में हम लोगों को अंतर्जात वालों के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आपका काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, हेडिंग कर लीजिएगा वलन या मोड, इंग्लिश में फोल्डिंग कर लीजिएगा। इसी से बना है फोल्डिंग या पाइप। जब आप लोग हॉस्टल लेकर के रहेंगे तो वहाँ पर पहले बहुत टेंट था इसका, है ना, फोल्ड कर देते हैं। बीएससी वालों को देखते होंगे जब ये सब अपने चेयर्स ऐसे रखते हैं, वो भी लाइक तो वो जिंदगी में मोड़ आया है ना। गाना जिसपे है आपने सुना होगा, इंडियन मूवीज का सबसे पावरफुल हीरो कौन है? भारतीय सिनेमा जगत का सबसे मजबूत ताकतवर हीरो कौन सा? अवश्य सनी देओल साहब है। इन्हीं के मुंह को मिलनी जान है, 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो उठेगा नहीं, उठ ही जाएगा। ऐसे डायलॉग्स। और दीवारों में अगर छेद करना हो तो उसमें आपको ड्रिल मशीन की जरूरत ही नहीं है, उनका एक दुका ही काफी है। तो मान लो सरकारी हैंड पाइप भी उखाड़ना हो तो कोई और जरूरत नहीं है, वो ऐसे उखाड़ देंगे। और आप तो अभी नई लेटेस्ट मूवी है, उन्होंने तो वो क्या है, पेड़ की जड़ें ही उखाड़ दी। तो देखा ना उसमें से आपने, मतलब आपको आसान लगता है क्या वो पेड़ की जड़ें उखाड़ना? ये उन्हीं के बस की बात। तो चलिए ठीक है, आइए मोड़ पे आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात दलों के पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात दलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ को या पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। अब कितने तरह के होते हैं इनके बारे में देखिए। एक होता है अपनति, दूसरा होता है अभिनति। तो देखिए अपनति क्या होता है, देखिए वर्ड है अपनति। ये सब किसके अंतर्गत है? फोल्ड के। अभिनति और ऐसे सब देखते जाएंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले के लिए अपनति। वलन के कारण चट्टानों के नीचे धंसने, वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठने, है ना। पहले आप तो अपनति करिए फिर अभिनति होगा। वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे, वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति के रूप में जाना जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति के रूप में जाना जाता है। अपनति याद रखना बेटा, जब फोल्ड होके देखो, एक संरचना ऐसे बनी, ये फोल्ड हुआ और ये हिस्सा ऊपर उठ गया। मान लो ऐसे इससे ऊपर, ये हिस्सा ऊपर उठा, ठीक है। ऐसे देखिए इससे ये हिस्से ऊपर उठे, तो ये अपनति है। और जो इससे ये दबे रहते हैं, ये वाले हिस्से बीच में, वो अभिनति। यानी ऐसे फोल्ड ऐसे बनेगा, तो जो फोल्ड तो जो शीर्ष है फोल्ड का उठा हुआ हिस्सा, तो क्या है? नीचे वाला हिस्सा जो ये वाला फोल्ड है, तो ऐसे देखिए उसको, ऐसे ये आपका फोल्ड है, ये सब क्या है? ठीक है, ये आपका क्या है? और ये इसके नीचे वाला ये
हिस्सा अभिनति, ठीक है। तो कह अभी बताएगा कई सारी अभिनतियां मिलकर के कुछ चीजों का निर्माण करेंगे। समझ आ रही बात? अपनति मतलब अप मतलब ऊपर, अभी मतलब नीचे, ऐसे ध्यान रखिए। नीचे अभिनति में लिखिए बेटा, तो अपनति हो गया। ऊपर उठे भाग को अपनति के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। अभिनति में लिखिए जब अपनति वलन के कारण, अभिनति में ऐसे लिखिए वलन के कारण चट्टानों के नीचे धंसे, वलन के कारण चट्टानों के नीचे धंसे हुए भाग को नीचे धंसे हुए भाग अभिनति के रूप में जाना जाता है। अभिनति के रूप में जाना जाता है। अगला एक शब्द है संपन्नति। करिए संपन्नति। ऐसे भी होगा पर संपन्नति। संपन्नति पहले देखिए संपन्नति, इसमें क्या होता है? संपन्नति क्या होता है? संभिन्नति की इसी तरह का है। संभिन्नति संपन्नति, ठीक है। दो शब्द हैं आपके। तो पहले देखिए संपन्नति क्या होता है, नोट करिए। जब एक अभिनति के अंदर अनेक छोटी छोटी अपनतियों, जब एक अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, जब अपनतियों के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अभिनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस आकृति को अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस आकृति को संपन्नति के रूप में जाना जाता है। संपन्नति के रूप में जाना जाता है जब एक अपनति में कई अपनतियां और अभिनतियां, जब एक संपन्नति में एक अपनति में, देखो ऐसा है, एक अपनति मतलब समझ गए आप, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। एक अपनति, अब एक अपनति में कई अपनतियां अभिनतियां, जैसे ये बोल रहे हैं, अब इसमें भी कई सारा ऐसे अब इमेजिन कर रहे हो, तो इसमें कई सारी अपनतियां अभिनतियां है ना। ये अपने आप ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये अपने आप में क्या है? अपनति हो गई, ऊंचा हिस्सा अपनति, और इसमें कई सारी अभिनतियां हो गई, कई सारी अपनतियां नहीं हो गई, तो ये क्या हो गई? संपन्नति हो गई, ठीक है। एक जैसे अपनति का मतलब हो गया ऊपर उठा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा अभिनति, ठीक है। और एक अपनति यानी ऊपर उठे हुए हिस्से में कई सारे फोल्ड आ जाए, मतलब उसमें भी कई अपनतियां अभिनतियां बन जाए, तो वही क्या हो जाती? संपन्नति, ठीक है। ये देखिए इसमें कई ऊंचे हिस्से हैं, कई नीचे हिस्से इसमें हैं, तो इस तरह से संरचना। हालांकि ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसा होगा कि बहुत दूर तक, जैसे कुछ वर्ग किलोमीटर तक का कोई हिस्सा उठा हुआ है, ठीक। अब जब उठा है तो उसी में कई सारे ऊंचे नीचे हिस्से बने हुए हैं, जैसे मान लो पूरा बस्ती उठ जाए, ठीक, तो ये अपनति बन जाए। अब इसके बाद संत कबीर नगर हो गया, गोंडा हो गया, वो नीचे हिस्से हो, वो अभिनति हो गया। तो ये जब इतना उठा हिस्सा है तो बीच में कई, इसमें भी कई सारे ऊंचे नीचे हिस्से होंगे, तो इसमें अपनति अभिनतियां वही होगी, ठीक है। तो यानी एक संपन्नति अपने साथ कई अपनतियों और अभिनतियों को लिए रहता है। देखिए इसमें है ना, कुछ ऊंचे वाले हिस्से हैं, सब क्या है? अपनतियां हैं। तो नीचे वाले हिस्से हैं, उनमें अभिनतियां हैं। तो एक संपन्नति में कई
सारे अपनतियाँ अवनतियाँ हैं ना। हाँ। जब अभिनत के अंदर अनेक छोटी छोटी अपनतियाँ तो वही तो बता रहे भाई, ये एक अपने आप में क्या है, ये पूरा क्या ऐसी ही तो है, यही सेम चीज है। फिर क्या है, ये सब अपनति हो गई। आप अपनति हो गई, और ये क्या होगा, ये भी तो अपनति हो गई। ठीक है, अब एक अपनति ये पूरा टोटल एक अपनति है। आप इसी के अंदर का ये क्या है, ये सब क्या है, क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब है ना अपनतियाँ। यहाँ देखिए पहले, ये क्या ऊंचे हिस्से क्या अपनतियाँ हैं, और जो नीचे वाले हिस्से ये सब है क्या है, अपनतियाँ। तो एक अपनति में कई अपनति कई अवनतियाँ नहीं हो गई, वही है ना। लेकिन सर जब अभिनत के अंदर एक अपनति के अंदर कई अपनतियाँ और कई अभिनतियाँ, यही तो है। देखो ऐसा है, अगर अभिनति भी है, ज़्यादा करके अभिनति ही ले लो, अब अभिनतियों में कई सारी अपनतियाँ अभिनतियाँ मिलेंगी, इसमें से नहीं मिलेंगी। तो दोनों की बात वही है, चाहे अपनति हो चाहे अभिनति हो, एक अपनति में कई अपनतियाँ अभिनतियाँ हो जाए, एक अपनति में कई अपनतियाँ अभिनतियाँ हो जाए, तो समझ गए ना। जैसे ये अगर ऊपर उठे वाले में कई सारे फोल्ड हैं तो संपनति कहलाएगा, और अगर ये वाला हिस्सा है इसमें कई सारे फोल्ड हैं तो अभिनतियाँ कहलाएगा। क्लियर है? अरे भाई अपनति मतलब उठा हिस्सा, उसमें कई सारे फोल्ड हो जाएं अपनति में तो वही अपनतियाँ अभिनतियाँ हो जाएगा, और नीचे वाले हिस्से में भी कई सारे फोल्ड हो जाएं तो वही संपनति हो जाएगा, संभिनति हो जाएगा।